नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरक सिंह रावत को सताने लगा सीबीआई का डर, फूट फूट कर रो पड़े हरक। बीजेपी ने बताया व्यर्थ आंसू का नहीं कोई अर्थ। ये है हरक की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बागेश्वर उपचुनाव के तर्ज पर लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की तैयारी। पार्टी फिर करेगी अपनों से किनारा और दूसरों का लेगी सहारा। जिताओ चेहरे पर चलेगी दाव। राज्य में नकली दवाओं के मामले में एक्टिव हुआ औषधि विभाग। नकली दवाओं की शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। दवाओं की गुणवत्ता भी जांचेंगे अधिकारी। इस साल की चारधाम यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। 50 लाख के पार पहुंचा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। अब भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुबई दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। रोड शो के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, जिसमें 5,450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुए। बता दें कि इस बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित भी किया। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड, रेल, रोपवे पर फोकस किए हुए है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। राज्य में निवेश को बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। अपने कड़क अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के तेवर एकाएक ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। दूसरों को रुलाने वाले हरक आज खुद फूट फूट कर रो रहे हैं। तो क्या समझा जाए? सीबीआई का शिकंजा देख डर गए हैं हरक। देखिए रिपोर्ट। कड़क हरक के ठंडे पड़े तेवर, क्या सीबीआई का सताने लगा डर? आखिर क्यों कैमरे के सामने रो पड़े हरक? पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्यों आंखों से छलक पड़े आंसू? पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो जंगल में पैदा हुआ। मेरे गांव सड़क नहीं थी। मैं 91 में जब मिनिस्टर बना तब अपने गांव को सड़क लेके आऊं। मैं देवल स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर पैदल जाता था जंगल से होके। गौर से देखिए, ये वही हरक हैं जिनके कल तक तेवर कड़क थे। ये वही हरक हैं जो दूसरों की बोलती बंद करवा देते थे। ये वही हरक हैं जिनकी तूती बोलती थी। लेकिन आज इनके तेवर ठंडे पड़ चुके हैं और आंखों से आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि हरक को अब सीबीआई का डर सताने लगा है। खैर, ये बात तो हरक सिंह रावत ही साफ तौर से बता सकते हैं कि आखिर उनके रोने के पीछे का कारण क्या है। क्या वाकई में पाखरो रेंज घोटाले में सीबीआई जांच की आंच उन तक पहुंचने की भनक से ही वो डर चुके हैं, या फिर आंसू बहाने के पीछे मकसद कुछ और है? क्योंकि इसी मुद्दे पर बात करते समय अचानक से हरक सिंह रावत रो पड़े और खुद को पाक साफ बताने लगे। लोग सोचते नहीं कि हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो उपलब्धि है, हमारे जो जानवर हैं वो भी सेव रहे। मुझसे ज्यादा जानवर प्रेमी कोई हो सकता है क्या? मुझसे ज्यादा पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो जंगल में पैदा हुआ। मेरे गांव सड़क नहीं थी। मैं 91 में जब मिनिस्टर बना तब अपने गांव को सड़क लेके आऊं। मैं देवल स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर पैदल जाता था जंगल से होके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी-कभी मुझे लगता है कि भाई एक अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हरक सिंह की तारीफ होनी चाहिए कि मैंने भारत सरकार से इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाया है। अरे ठीक है, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया में, अब वो तो अधिकारी जाने ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6,000 पेड़ कटे, उस दिन साला आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे मैं हर सजा भुगतने लिए तैयार हूं। अब जो शख्स कल तक अपनी हनक दिखाता हो और आज अचानक से नरम पड़ जाए तो जाहिर तौर से संशय तो पैदा होगा ही। लेकिन हरक का रोना और आंसुओं का बहना बीजेपी को ये सिर्फ दिखावा लग रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हरक का ये पॉलिटिक्स करने का आर्ट है। हरक सिंह के आंसुओं का अर्थ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि व्यर्थ निकलते। अगर कोई अर्थ के साथ निकलते होते तो बात समझ में आती। जब ऐसा नहीं होता तब भी आंसू निकाल देते हैं। वो जब दल बदलते हैं तब भी आंसू निकालते हैं।
जब वो किसी प्रकरण में फंसते हैं तब भी आंसू निकालते हैं। तो ये तो उनका आर्ट है, वो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, दिस आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर हरक सिंह रावत। तो अगर निकल रहे हैं तो सचमुच के निकलने चाहिए, जिस तरह के उनके कर्म आज तक रहे हैं। वहीं कांग्रेस को हरक के आंसू घड़ियाली नहीं बल्कि सच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हरक किसी जांच से नहीं डरे, बल्कि वो उनकी भावना है जो आंसू के जरिए छलक उठी है। देखिए, जहां तक आंसुओं का सवाल है, आप देखिए कि जो है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है राज्य आंदोलनकारियों के मामले में जो है सदन के अंदर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। तो ये तो भावनात्मक है किसी भी व्यक्ति का, कोई भी कभी किसी सवाल को लेकर के जो है भावुक हो सकता है, लेकिन उस भावुकता को आप उसकी कमजोरी ना समझे। हरीश रावत जी हों या हरक सिंह रावत जी हों, राज्य के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी मजबूत है और मैंने कहा वो किसी भी जांच से घबराने वाले नहीं हैं। हरक सिंह रावत जी, मुझे लगता है कि उनके पास जो है सभी सवालों के जवाब होंगे और जो भी जांच एजेंसी उनसे सवाल करेगी वो उसका जवाब देगी। हालांकि हरक सिंह रावत कैमरे के सामने पहली बार नहीं रोए, इससे पहले भी वो समय के हिसाब से अपने आंसुओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी ने जब पार्टी से हरक सिंह रावत को निष्कासित किया था तब भी वो फूट फूट कर रो पड़े थे। लेकिन इस बार क्या ये हरक की भावनाएं हैं या फिर सीबीआई का डर है? क्या वाकई में हरक को ये डर सताने लगा है कि अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा? खैर, मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन जब एक कड़क अंदाज और तेवर वाला नेता अचानक से ठंडा पड़ जाए तो सोचने का विषय तो बनता ही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों की फटकार भी लगाई। दरअसल आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से अल्पसंख्यकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा मांगा, जिसे अधिकारी नहीं दिखा पाए, जिन्हें गुस्सा आ गया। वहीं बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों से भी आयोग के उपाध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा। मजहर नईम ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। पूरी योजनाएं जो हमारी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ क्या लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, उनको लेकर के हमने ये समीक्षा बैठक की है। हर विभाग के अधिकारियों से जो है बारीकी से पूछताछ, योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में, योजनाओं की किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, जिन योजनाओं के बारे में जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उन योजनाओं की जानकारी हमारा लक्ष्य है कि वो आम जनता तक पहुंचे, लाभार्थियों तक पहुंचे और उसके लाभार्थी बढ़ें। वहीं 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में चयनित 167 सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि 167 चयनित अभ्यर्थियों में से 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं। वहीं भर्ती प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन लिए गए थे। पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि ऐसी हमारी आंगनबाड़ी बहनें सुपरवाइजर के पद पर उनकी नियुक्ति जो है वह हो चुकी है, जिसकी नियुक्ति पत्र जो है वह 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उनको दी जाएगी। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित में धामी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और एक महिलाओं के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, आंगनबाड़ी बहनों के प्रति हमारी जो शिद्दत है, वह इस कृत्य में मैं कह सकती हूँ हम सब लोग देख सकते हैं। और निश्चित रूप से लगभग 170 करीब जो है हमारी बहनें सुपरवाइजर बनेंगी। हल्द्वानी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में शामिल हुए ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया, ताकि इस स्कीम से बीजेपी ओबीसी वर्ग का समर्थन हासिल कर सके। वहीं कार्यशाला में आई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए विपक्ष गठबंधन इंडिया पर हमला किया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से इंडिया गठबंधन टूट रहा है।
इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई ईडी से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे। गरीब तबका है, गरीब तबके को कार्यक्रम किस प्रकार से उस योजना का लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जहाँ सरकार दिशा में प्रयासरत है, उन सारे विषयों को लेकर हमने भी कोशिश किया कि जो विश्वकर्मा से जुड़े हुए, हथकरघा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तक हम जागरण का अभियान चलाएं। उद्देश्य आज की बैठक है और मुझे बताते खुशी है कि हमारी लोकसभा की सांसद लॉकेट चटर्जी यहाँ आई हुई हैं और पूरे विषय को हम सबके मध्य में रखेंगे और आगामी दिनों इस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव बागेश्वर उपचुनाव के तर्ज पर लड़ने का प्लान तैयार कर रही है, यानी कि कांग्रेस ऐसे चेहरों पर दांव लगाएगी जो भले ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने का दम रखते हों। तो क्या समझा जाए, कांग्रेस एक बार फिर अपने नेताओं को छोड़कर दूसरों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर की तर्ज पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, फिर अपनों से किनारा, दूसरों से लेगी सहारा कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव की तर्ज पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है? यदि ये बात सच साबित होती है तो मानिए कांग्रेस एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मायूस करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं पर विश्वास न कर दूसरे दल से आए चेहरे पर दांव खेला, जो कहीं हद तक कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाने में कामयाब रहा। अब कांग्रेस अपनी इसी कामयाबी को देखते हुए लोकसभा चुनाव भी बागेश्वर की तर्ज पर लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। पार्टी बागेश्वर उपचुनाव की तरह ऐसे चेहरों पर दांव लगा सकती है जिनका चुनाव क्षेत्र में बड़ा जनाधार है, बेशक वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के ना हो। बागेश्वर में पार्टी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े चेहरे पर दांव लगाकर उपचुनाव को रोचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया था और कांग्रेस को अपनी उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने का फायदा भी मिला। अब यही कारण है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ इसी तरह की तैयारी करने पर विचार कर रही है। देखिए, अगर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस में आना चाहें तो स्वागत है और निश्चित तौर पर इस पर पार्टी विचार कर सकती है, लेकिन जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। हम जो है गढ़वाल मंडल में जिला अध्यक्ष, नगर और महानगर और चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुके हैं और अभी आपने देखा कि ब्लॉक और बूथ के बीच में जो है मंडलम का गठन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 1170 मंडलम का गठन होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक कोई कसर नहीं छोड़ेगी चुनाव जीतने में। फ्रंटल संगठनों को भी जो है रिवाइव किया जा रहा है। कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अपना कोई नेता नहीं बचा जिस पर पार्टी विश्वास कर चुनावी मैदान में उसे उतार सके। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये जो बयान है ये बड़ा हास्यास्पद है कि वो ये कह रहे हैं कि हम बागेश्वर की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने अपने जो पुराने उनके कैंडिडेट थे उनको टिकट ना देकर एक अन्य पार्टी से उन्होंने कैंडिडेट को हायर किया था। तो ये हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे खाली होती जा रही है और अब तो वो स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के पास जो है लोकसभा या विधानसभा लड़ने के लिए अब कोई सशक्त नेता भी नहीं बचे उनके पास। बता दें कि कांग्रेस पारंपरिक चेहरों पर दांव लगाकर चुनाव को सिर्फ रस्म नहीं बनाना चाहती। कांग्रेस का इरादा 5 लोकसभा सीटों पर उलटफेर करने और सत्तारूढ़ बीजेपी को चौंका देने का है। इसीलिए पार्टी अब 5 लोकसभा सीट पर उन चेहरों की तलाश में जुटेगी जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के कई नाम सामने आ रहे हैं। कुछ तो अघोषित रूप से खुद को प्रत्याशी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की बागेश्वर की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंसूबों और महत्वाकांक्षा पर पानी फेरने जैसा है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के इस कदम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आगे क्या रिएक्शन रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर राजधानी देहरादून में 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से शहीद सैनिकों और मौजूदा वक्त में सेवा दे रहे जवानों के घर के आंगन की मिट्टी को लाया जाएगा, जिसके बाद सभी कलश को सम्मान पूर्वक दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, जहां सैनिकों के सम्मान में अमृत वन की स्थापना में जवानों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। द्वितीय चरण में वो सारी मिट्टी के जो कलश हैं वो विकास खंड मुख्यालय पर एकत्रित करने का कार्यक्रम उसका चल रहा है और 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में हमारे सभी 95 विकास खंडों और नगर निकायों से एकत्रित मिट्टी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में वो आएगी। एक दिन उसकी हम तिथि तय करेंगे। कल दिल्ली में पूरे देश भर के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक केंद्रीय टीम के साथ में है, उसकी तिथि तय होगी और प्रदेश मुख्यालय पर एकत्रित होने के पश्चात वो मिट्टी एक यात्रा के रूप में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने नया इतिहास बना दिया है। इस साल की चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया। वहीं यात्रा के अंतिम दौरे में केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। डीजीपी ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। कांवड़ से पहले यात्रा जो है 30 लाख के रेंज में होती थी और फिर कांवड़ के बाद अचानक से जो आई तो यात्री आपको पता है पहले साल 37 लाख और फिर 46 लाख हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार 50 लाख पार कर गई है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती तो है और कई बार स्थिति विकट भी हो जाती है क्योंकि अभी सिस्टम में इतनी जब भीड़ एक लेवल को पार करती है उसके बाद सिस्टम में व्यवस्था में मतलब जगह मुश्किल हो जाती है रुकने की या ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसके बावजूद भी इस बार यात्रा कुल मिलाकर के सुगम और सुरक्षित हुई है। उसके लिए हमारी पुलिस टीमों को मैंने बधाई भी दी है और हमारी सोच है कि आगे और यात्रा को जितना बेहतर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं पुलिस के और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। राजधानी देहरादून में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग भी एक्टिव हो गया है। ड्रग कंट्रोलर ताजवर जकी ने बताया कि औषधि विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-180-4246 जारी किया है, जिस पर आमजन नकली दवाओं से संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि विभाग ने सभी औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं का गुणवत्ता को जांचकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। और अभी हमने जो है कि जब से ये नकली दवा इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं तो सभी टीम को ये सूचित कर दिया है कि वो अपने यही फील्ड में रहेंगे, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अपने वकील के ऊपर। और विजिलेंस सेल हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कह दिया है कि यहाँ नहीं बैठेंगे, फील्ड में ही कार्य करेंगे। नोएडा के बहुत चर्चित निठारी कांड में गदरपुर के पीपलिया निवासी नंदलाल ने हैरानी जताई है। नंदलाल ने कहा कि 18 साल पहले उनकी बेटी मनिंदर सिंह पंढेर के पास उनके बेटे को नौकरी दिलाने के लिए गई थी। मामले का जब खुलासा हुआ तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कहना है कि वो तब से केस के इस आस में लड़ रहे थे कि एक दिन उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने उस आस को भी खत्म कर दिया। वहीं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चल रहे हैं। पहले तो मुझे पूरा उम्मीद था कि अदालत मेरा साथ देगा और अच्छा सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद ये जब अदालत ने उसको बरी किया उसके बाद तो मेरा धीरे धीरे मेरा मन ही खराब हो गया और फिर आज 18 साल हो गए इस मुकदमे को। लास्ट में हमको उल्टा ही फंसा दिया इस मुकदमे में। मेरा वकील बिक गया, जज बिक गया, रमा जैन, इन लोगों ने मिलके दोनों मिलके मेरा मेरा केस को ही अनशन इधर उधर करके और मुझसे गलत बयान दिला के केस का रफा दफा कर दिया और मुझे ही फंसा दिया, जिसमें मुझे 3.5 साल का सजा हो गया और 10,000 रुपया जुर्माना हो गया।
नरेंद्रनगर में राजकीय सेवानिवृत्त पेंशनर संगठन ने वंचित पेंशन धारकों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि वंचित पेंशन धारकों को गोल्डन कार्ड का लाभ देने के साथ ही आईपीडी की तरह ओपीडी की कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही सेवारत और सेवानिवृत्त पेंशन की अंशदान कटौती में भी बदलाव किया जाए। सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संगठन की 2 शाखाएं हैं, नयननगर और मोहनगिरी की, दोनों शाखाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। उस ज्ञापन को आज ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। इसमें जो इनकी मुख्य 16 सूत्री जो मांगे हैं उसमें गोल्डन कार्ड से संबंधित हैं, उस पर ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। धन्यवाद। उधर भगवानपुर के रायपुर में बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि आग काफी भयानक थी। आग पर काबू पाने के लिए राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, रुड़की के बाद उत्तर प्रदेश से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। टीम ने 7 से 8 घंटे बाद आग पर काबू पाया। एसडीएम ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि टीम आग लगने की वजह को जांच रही है। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। से देखा जाए तो विकराल रूप देखा जा रहा है आग का, तो कितना इसमें जनहानि देखी जा रही है? नहीं, जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह है वो सब खाली करा दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरक सिंह रावत को सताने लगा सीबीआई का डर, फूट फूट कर रो पड़े हरक। बीजेपी ने बताया व्यर्थ आंसू का नहीं कोई अर्थ। ये है हरक की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बागेश्वर उपचुनाव के तर्ज पर लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की तैयारी। पार्टी फिर करेगी अपनों से किनारा और दूसरों का लेगी सहारा। जिताओ चेहरे पर चलेगी दाव। राज्य में नकली दवाओं के मामले में एक्टिव हुआ औषधि विभाग। नकली दवाओं की शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। दवाओं की गुणवत्ता भी जांचेंगे अधिकारी। इस साल की चारधाम यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। 50 लाख के पार पहुंचा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। अब भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़।